इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। भाग 3। ये भाग 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी का आगमन। जब महात्मा गांधी अफ्रीका से यहाँ पर आए। कहाँ से? अफ्रीका से आए थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी का आगमन। इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कितना में? उन्होंने वो 46 साल के थे उस समय। 46 साल का एक बुजुर्ग इंसान अंग्रेज को भगा दिया। आज के 46 साल के इंसान क्या कर रहे हैं? घर में वो आराम से अपनी परवरिश कर रहे हैं, अपने परिवार की परवरिश कर रहे हैं। और वो परिवार छोड़कर देश की परवरिश किया, देश को आगे बढ़ाएं। तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे वहां पर नस्ल भेदी मतलब जाति, काला और उजला इस तरह की पाबंदियां थी। नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी। लोग उनका आदर करते थे और जो हमारे लिए खड़ा होता है हम उसे आदर करते ही हैं, नहीं करने का सवाल नहीं होता है। दक्षिण अफ्रीका आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, फारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय, व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। किससे किससे? दक्षिण अफ्रीका में जब वो आंदोलन कर रहे थे, हिंदू, मुसलमान, फारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय, व्यापारी, वकील और मजदूर, हर किसी से वो अपने आप को मिला जुला सकते थे, मिलजुल कर रह सकते थे। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे वहां के लोगों, उनकी जरूरतों और हालात को समझने में लगे रहे। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेरा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में सामने आए और सबसे पहले नमक सत्याग्रह का आंदोलन का शुरुआत हुआ था बिहार के चंपारण जिले से। आज चंपारण दो भागों में बट गया, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, जहां से इन्होंने चंपारण सत्याग्रह के नाम से आंदोलन चला। फिर खेरा में, फिर अहमदाबाद में 3 आंदोलन किए, तब इनको भारत के लोग अधिक जानने लगे। यहाँ पर देखिए चित्र 6। नटाल कांग्रेस के संस्थापक डार्बन, दक्षिण अफ्रीका, 1895। 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध किया, जैसे में छूत अछूत, हम उच्च जाति तुम अछूत जाति, हम उच्च जाति तुम निचले जाति, ऐसे अछूत और छूत था। एक तरह की मानसिकता है ये, जो नक्सली भेदभाव होता था, अपने आप में भेदभाव। नटाल कांग्रेस का गठन किया था। क्या आप चित्र में गांधी जी को पहचान सकते हैं? वह पिछली कतार में ठीक बीच में कोट और टाई पहने दिखाई दे रहे हैं। इसमें से पहचानो गांधी जी अपने कौन है। पहचान लिए तो पहचान लिए, नहीं पहचाने तो नहीं पहचाने। आप सबको पहचान में आए कि नहीं गांधी जी? देखो गांधी जी यहाँ पर सबके बीच में खड़े हैं, 3 इधर 3 इधर। बीच में जो टोपी लगाकर, टाई लगाकर, सूट पहनकर जो आदमी खड़ा है, वही महात्मा गांधी है। वही महात्मा गांधी है, ये वाले। दिखा? देखो कैसे दिखते थे, बाद में वस्त्र निकाल कर सब फेंक दिए, उसके बाद से धोती और लाठी लेकर चले, तब उनका पहचान यहाँ पर हुआ हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के लोगों के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया जवान। ऐसे थे महात्मा गांधी। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। पहले नहीं हुआ था राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से,
लेकिन फिर उसके बाद से राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से भी परिचय हुआ। 1818 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और 1818 में अहमदाबाद मिल में, उस समय वहां पर धागा मिल था, कपड़ा बनाने वाला मिल था, तो उनके मजदूरों के साथ सफलतापूर्वक हड़ताल करवाया, उसका नेतृत्व किया था। मतलब अपने अंडर में वो हड़ताल हुआ था उनके। आइए अब 1919 से 1922 के बीच के आंदोलनों को कुछ गहराई से देखें और 1919 से लेकर 1922 के बीच में कैसे कैसे दंगा और आंदोलन हुआ था, इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। और हर हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व इसलिए करते थे कि हर किसी को इतना मार्गदर्शित कर देते थे कि इसके वजह से लोग अपने हालात, अपने हड़ताल दोनों को बखूबी निभा सके और बता सके कि हमारी हालात क्या है और हम हड़ताल किस लिए किए हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, गतिविधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानकारियां इकट्ठा करें। जालियांवाला बाग क्या है, यहाँ किस तरह के अत्याचार हुए, ये अत्याचार क्या है, इसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप सबमिट कर सकते हैं, नहीं तो मेल पे सबमिट कर दें। इसके अनुसार आपको चेक करके आपको इसका पुरस्कार भी मिल जाएगा। अब है अगला टॉपिक, रोलट सत्याग्रह। रोलट सत्याग्रह में जानेंगे 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रोलट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया कि हम अब इसका आंदोलन करेंगे। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। मतलब हमारी स्वतंत्रता जितनी थी, मूलभूत अधिकार जितने थे, उसको अंकुश लगा दिया जाए, उसको कंट्रोल लिमिट में कर दिया जाए और अधिक से अधिक पुलिसों को अधिकार देने के लिए ही यह रोलट कानून लागू हुआ था, पारित हुआ था। महात्मा गांधी तो ऐसे ही वकील थे, तो उनको तो भाई हरा पाना तो मुश्किल है जल्दी। वो जानते थे किस लिए क्या क्यों हो रहा है। महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इन लोगों का मानना था कि लोगों को अंकुश लगाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। इनको बताया इस कानून को कि ये शैतान की करतूत है, ये शैतान लोग करते हैं ऐसा अत्याचार, और निरंकुशवादी जिसको हम मानेंगे नहीं, कभी नहीं मानेंगे। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। हड़तालें, इस समय गांधी जी ने आह्वान कर दिया लोगों से कि कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसे अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। और वहां से 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल शुरू हो गया था। ये चित्र देखिए, जालियांवाला वाला चित्र है। जालियांवाला में जब गोली कांड हुआ था, हत्याकांड हुआ था, तो उसमें ये दीवालों पर सब गोली लगा हुआ है, लोग उसको दिखा रहे हैं घेर घेर कर। समझिए कि एक स्टेडियम में आपको बंद कर दिया जाए और चारों तरफ से सिपाही हो और बीच में आप लोग, एकदम चारों तरफ से AK-47 लेकर धुना जा रहा है, जिस तरह पबजी में चलता है ना, वैसे। तो कैसा लगेगा? और जो बच रहे हैं, जो छुप रहे हैं, उस पर तोप का गोला छोड़ दिया जा रहा है। पबजी खेलते हो, पता ही है कैसा मजा आता है।
इस चीज का। लेकिन हाँ, मैं इतना कहूंगा कि अभी आप लोगों की उम्र पढ़ने की है, गेम खेलने की नहीं है। गेमिंग में कभी मत पढ़ना। और गेमिंग में पढ़ना ही है तो इतना पढ़ो कि लोग तुम्हें उससे जान पाए कि हाँ, हम इसके कारण आज ये हैं। लेकिन गेमिंग इज नॉट अ सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म। वो सिंपल है कि हम थोड़ी दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए रह सकते हैं। नहीं तो सरकार कब गेमिंग प्लेटफॉर्म बदल दे, कब उस पर अंकुश लगा दे, लॉक कर दे, कब उस पर कानून पारित कर दे, किसी को नहीं पता। चित्र 7, वह परिसर जहां जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चला दी थी। ये 1919 में हुआ था हत्याकांड। बाद के इस चित्र में लोग दीवार पर बने गोलियों के निशान की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहले इसका मतलब जान लिया जाए। नाइटहुड ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जनसेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि। और नाइटहुड उपाधि भी दिया गया था जनरल डायर को। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। और जालियांवाला बाग जो था, वो आंदोलन को शुरू करने के लिए ही वहां पर सभाएं लगाई गई थी, वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे। रोलट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था, गांवों में नहीं था, केवल शहरों में ही था। क्योंकि शहरों में ही सब विद्रोह होते हैं, और शहरों में ही सब गोलीकांड, हत्याकांड सब वहीं पर होते हैं। गांव में उसका तो कुछ अंश ही दिखाई देता है, ज्यादा नहीं दिखाई देता है। ज्यादा हड़तालें शहर में ही होते हैं। जैसे में देखियो, गांव के लोगों को उठ के जाएंगे तो पटना जाना है तो गांधी मैदान में जाएंगे, दिल्ली जाना है तो जंतर मंतर पे जाएंगे, लाल किला के सामने जाएंगे, वहां पर बैठ के हड़ताल करेंगे। तो ऐसा ही हड़ताल चलता है। और जंतर मंतर तो एकदम प्रसिद्ध इलाका है, क्योंकि अन्ना हजारे वहां पर कितना बार भूख हड़ताल कर चुके हैं। इतने बूढ़े बूढ़े इंसान वहां पर भूख हड़ताल करते थे कि सरकार को झुका देते थे। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए बहुत सारा कदम उठाया था कि आंदोलन को कुचल दिया जाए। दमनकारी रास्ता अपनाया खत्म करने का। बैसाखी, बैसाखी मतलब 13 अप्रैल। हाँ, अप्रैल और मई के बीच, 15 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच को बैसाख बोलते हैं। ठीक है। और इसी बैसाख को, लेकिन यहाँ पर 13 तारीख बताया जा रहा है क्योंकि एक दिन फिक्स नहीं था, इसलिए उसको लोग बैसाख बोलते थे। ऐसे अप्रैल को चैत बोलते हैं, चैत बैसाख। तो ये बैसाख 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जालियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड उसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। और जो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, किसके तरफ से? ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से। तो वो तोहफा, वो पुरस्कार भी उन्होंने, उपाधि लौटा दिया था कि ले जाओ भाई, हमको नहीं चाहिए, गुस्सा में आकर। क्योंकि बहिष्कार करना है तो हर चीज का करो, अपने मुंह का छोड़, अपने मुंह का भी कर दो, उसको क्यों रखोगे? अपने गुस्सा का भी कर दो, उसको क्यों रखोगे? अपने अहंकार को भी कर दो। बहिष्कार करना है तो सब चीज को करो, और देश के लिए करना है तो सबसे पहले अपने आप को समर्पण कर दो देश के लिए, तभी देश के बारे में कुछ आप कर सकते हो। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। और इसलिए प्रयास हुआ कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक रह पाए, दोनों की एकता समान रह पाए। महात्मा गांधी जी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों, यानी सभी हिंदू, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें।
मतलब हमें आगे बढ़ना है। इसके लिए हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर समर्थन दे और आगे बढ़ने में देश को मदद करे। मैं खिलाफ आंदोलनों और असहयोग आंदोलनों से पहले यह पीरा का चिरंतन बता देता हूँ। पीरा का चिरंतन सिद्धांत। अहिंसा से गांधी जी का क्या आशा था? अहिंसा किसी संघर्ष का आधार कैसे बन सकती थी? इस बारे में गांधी जी का यह कहना था। गांधी जी अहिंसा के लिए थे, हिंसा नहीं करना है। वो चाहते थे कि अहिंसा के कारण ही हम देश को आजाद करवाएंगे। प्रतिफल प्रतिफल की मामूली सी भी इच्छा किए बिना लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है। मतलब लगातार अच्छा काम करते रहो बिना फल का चिंता किए हुए कि हमें क्या मिलेगा, वही अहिंसा है। यही अहिंसा का सबसे मूल्य सबक है। दक्षिण अफ्रीका में मैंने अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए उद्देश्य से पीरा के अंततः सिद्धांत को खींच लिया। इसका सकारात्मक आशय अहिंसा से है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति के हाथ खुशी खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। खुशी खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए और आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे, यहाँ तक कि आपके साथ बुरा करने वालों के साथ भी नहीं। इसीलिए महात्मा गांधी को गोडसे ने मार दिया, नाथूराम गोडसे ने, फिर भी उन्होंने हिंसा का भाव नहीं अपनाया। लेकिन आज भी नाथूराम गोडसे जेल में थे, आज नहीं, और शायद उनकी मृत्यु हो गई हो। ये पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि उसके बारे में नहीं बताया गया है। महात्मा गांधी 12 मार्च 1938 में ये बात बोले थे। चलिए अब चलते हैं विफलता आंदोलन और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत का मुद्दा इस तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा, तुर्की के उस समय सुल्तान थे खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ओटो ओटोमन साम्राज्य जो पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुसलमान स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। इन लोगों का मानना था कि जितने भी पवित्र मुसलमान स्थान हैं उस पर खलीफा का नियंत्रण बना रहे। खलीफा आंदोलन के नेता मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे, जिसके वजह से इन लोगों ने शुरू किया, जिसमें दो ही लोग मेन थे, दो ही लोग अहम थे, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली। ये लोग चालू किए। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और जो उन्होंने बोला उसका समर्थन किया गांधी जी ने, और कांग्रेस से आह्वान किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचार, जालियांवाला हत्याकांड और खिलाफा के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज्य की मांग करें। किसके लिए? खलीफा और जालिया हत्याकांड दोनों के लिए सारे हिंदू और मुसलमान मिलकर विरोध करें, अभियान चलाएं और स्वराज्य की मांग करें कि आमची स्वराज्य जिंदाबाद, हमें हमारा स्वराज चाहिए। 1921 से 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन को और भी गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी।
तो ये लोग वकील थे। कौन कौन? मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, और मेरे दादाजी का भी नाम था मोती प्रसाद, सी राजगोपालचारी और आसफ अली। ये सब लोग वकील थे, लेकिन अपनी वकालत छोड़ दिए। किसके लिए? देश को बदलने के लिए। हर स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके स्कूल में आपके खिलाफ टीचर जा रहे हैं, आपके खिलाफ प्रिंसिपल जा रहे हैं, तो स्कूल में विद्रोह कर दो कि हमें अपना स्वराज्य मत मांगना, क्योंकि वो देश नहीं है। उनसे बोलना कि हमारा जो अधिकार है हमें सौंपा जाए। हम जो हमारे हमको जो परवरेगा, मतलब जितना हम सक्षम हैं उतना ही करेंगे। बहुत सारे स्कूल वाले बोलते हैं महंगी महंगी कॉपी लाओ। क्यों लाओ? महंगी महंगी नोटबुक बुक खरीदो। क्यों खरीदो? एनसीईआरटी बुक क्या खराब है? यहाँ पर किलो का कॉपी मिलता है, 20 रुपए का एक कॉपी हो जाएगा। मतलब 70 रुपए 80 रुपए किलो कॉपी खरीदोगे तो 8 कॉपी होता है इसमें। और क्लासमेट का, और चाहे बहुत सारी कंपनियां हैं, अप्सरा भी है उसमें, उन सब का कॉपी खरीदोगे नोटबुक, तो वो आपको पड़ेगा 40 50 60 70 80 रुपया का पड़ेगा एक कॉपी। इससे अच्छा ये किलो वाला कॉपी पे लिखे हम, है कि नहीं? इसके लिए अगर स्कूल वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं चलेगा, स्कूल का विद्रोह करो कि नहीं, हमको ये नहीं परवर रहा है, मेरे घर में उतना पैसा नहीं है कि हम खरीद पाए। बुक पे जिल्द लगाने के लिए टीचर लोग मारते हैं। क्यों मारेंगे भाई? उनको बोलो कि नहीं, हमारे पास जिल्द लगाने का पैसा नहीं है, आपको लगाना है तो आप लगा कर दीजिए हमको, हम नहीं लगाने वाले। सुंदरता और पढ़ाई जिल्द लगा देने से नहीं होती है। जिल्द लगाकर किताब को सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन जिल्द हम नहीं लगाएंगे तो उस किताब को हम पढ़ सकते हैं। फाटने की भी टेंशन नहीं रहेगा। अरे फटेगा तो फटेगा, दिमाग में फिक्स है ना, दिमाग में याद है हमें। अंग्रेजों द्वारा की गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया, विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया, और पार्लियामेंट में जैसे मैं हम बता दें, राज्यसभा लोकसभा में जितने लोग बैठते थे वो सब लोग विधानमंडल को छोड़ दिए। जाओ, हम उसमें नहीं रहेंगे। अपनी सारी उपाधियां पुरस्कार सब लौटा दिए गए। वायस राय के जाकर महल में दे दिया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली खेली, होली जलाई। होली होली से पहले होलिका दहन होता है, जिसमें लोग आग जलाते हैं। तो उस दिन होलिका दहन में लोगों ने विदेशी कपड़ा को जला दिया। और वायस राय का ऑफिस शायद यही था, प्रेसिडेंट निवास, जो आज है। पहले छोटा था, आज बड़ा कर दिया गया है उसको बना बना कर। 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई, परंतु यह तो आने वाली तूफानों की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज्यादातर हिस्सों से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे, और देश के अलग अलग हिस्से से, ये तो बस झलक था, लेकिन अलग अलग हिस्सों से जब लोगों का भीड़ उमड़ा, भारी विद्रोही सामने जब आए, तो वो मुहाने पर खड़े थे। इतने बड़े जन संग्रह हुआ, इतना बड़ा जन आंदोलन हुआ कि अंग्रेजों को देश छोड़कर भागना ही पड़ा। नहीं भागेंगे तो मारे जाएंगे, और भागेंगे तो ठीक है, बचे रहेंगे। इसलिए बहुत सारे अंग्रेज यहाँ से छोड़कर भाग गए। हमको याद है आज की भी कहानी, बहुत ज्यादा मैं बता दूं तो, आजादी के समय में, उस समय खाने के लिए खाना भी पर्याप्त नहीं होता था। लोग एक वक्त खाना खाते थे, चाहे 2 वक्त खाएंगे, सुबह और शाम को। दोपहर में लोग खाते भी नहीं थे, वही कच्चा चीज जो खाने को मिल जाए, चबाने को मिल जाए। पहले तो लोग, एक दूभी होता था जो आज मशरूम है ना, वो वैसा ही होता था, हरा हरा। उसको नोच नोच कर लोग खा जाते थे। चना को खा जाते थे, खीरा खाते थे, ककड़ी खाते, जो आज भी खाते हैं। लेकिन वो घास नहीं खाते थे। वो अलग अलग प्रकार का पहले घास भी होता था, जो अक्सर उसी जगह पर होगा जहां पर पानी वगैरह ज्यादा टिकता है, वहां पे। हमने भी जब बचपन में अपने गांव में रहते थे तो खूब खाए हैं। अच्छा लगता था, पेट भी ठीक रहता था, पेट साफ भी रहता था।
आज तो सब चीज खत्म हो गया ना, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के चक्कर में सारे जंगलों को काट दिया गया। आज जितना बड़ा बिहार है, बिहार पूरा जंगल ही था। बिहार में घर बहुत कम, जंगल बहुत ज्यादा था। लेकिन आज बिहार में जंगल कम है, घर बहुत ज्यादा हैं। और खेतों के बढ़ावों के लिए भी, खेत बनाने के लिए भी जंगल काट दिए गए। और आजादी में तो सैकड़ों परिवारों के घर के लोग मर गए, सैकड़ों परिवारों के कर्ता धर्ता मर गए, और नहीं तो मार दिया गया। और फिर देश आजाद हुआ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग होना था, उसमें भी हजारों लोगों की मृत्यु हुई, क्योंकि वो भी जनसंहार हुआ था। पंजाब पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मिलाकर दो पंजाब बनता था, जो बहुत बड़ा पंजाबी इलाका था। लेकिन बाद में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो पंजाब का भी बंटवारा हो गया। तो आधा पंजाब गया पाकिस्तान में, आधा पंजाब गया हिंदुस्तान में। और वहां से एक ट्रेन चलती थी, जिससे लोगों को ले जाया जाता था और वापस लेकर आना था। एक ही ट्रेन था, और जिसमें से इधर से लोग मर कर जाएंगे। पहले तो उधर से शुरुआत हुई थी, पाकिस्तान से सारे परिवार लोग मर कर आए। इधर के सिख लोग भड़क गए, जो पंजाब में सिख लोग थे पंजाबी, वो लोग भर के, और ये लोग भी काटा मारपीट काटा कुटी चालू कर दिए। क्योंकि कश्मीर में बहुत सारे हिंदू माँ बहनों को मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आजादी के समय उस समय अलग ही मुहिम उन लोगों का चलता था। तो इतना पर्याप्त है। आगे हम पढ़ेंगे लोगों की पहलकदमी, लोगों ने कैसे क्या किया, इसके बारे में जानेंगे अगले भाग में। फिर मिलते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।